Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. आज जो है बच्चों हम इकोनॉमिक्स में दो क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग जो है उसे नोट डाउन करें। और जैसे यहाँ पे जो है स्मार्ट बोर्ड में दो क्वेश्चंस लिखे हैं उसको अभी मैं समझाऊंगी और फिर जो है आप उसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे दो वर्ड जो है यूज होंगे, एक है एमपीसी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और यहाँ पे जो है एक जो है डेल्टा यूज होगा, उसका मतलब होता है चेंज टू। और वाई जो है वो इनकम के लिए यूज हुआ है इनिशियल, और इसी तरह से एस जो है सेविंग के लिए यूज हुआ है, सेव के लिए। और जो भी इनिशियल्स आएंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी और आप लोग जो है इसको कॉपी करें। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों आपने जो है आय निर्धारण जो है ये चैप्टर पढ़ा होगा, पार्ट 4 है आपका, चैप्टर नंबर 4 है, इनकम से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन जो है ये चैप्टर आपको सर ने पढ़ाया होगा। तो किसी कारणवश जो है आज वो छुट्टी में है, तो मैं आपको ये दो क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है बच्चों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो यहाँ पे जो ये पूछा गया है आपसे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं? एमपीसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमपीसी, राइट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है? तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये किस प्रकार जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। मतलब इसको जो है उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, पहले आपको यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, उसके बाद जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति को जो है इसके साथ जो है कोरिलेट करना है आपको। ठीक है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो डेफिनेशन क्या है इसकी बच्चों? आय के परिवर्तन, आय मीन्स इनकम के जो चेंजेस आते हैं के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, राइट? मतलब अगर हमारी जो है इनकम में चेंज आएगा बच्चों, राइट, तो कंज्यूमर में तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें चेंजेस आएंगे, राइट? तो इंसान क्या करता है? अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो है खर्च करता है, राइट? इसी को जो है, इसी के अनुपात को, रेशियो को जो है हम क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यह बढ़ती हुई आय का वह भाग है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है, राइट? तो ये बढ़ी हुई इनकम मीन्स अगर हमारी इनकम जो है, ऑब्वियस है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। तो उपभोग मीन्स कंज्यूमर पर खर्च किया जाता है, उपभोग में परिवर्तन, चेंज इन कंज्यूमर, राइट? तो यहाँ डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज टू, राइट? चेंज टू कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना? सी इज फॉर कंज्यूमर, राइट? तो जितना हम कंज्यूमर जो है उसमें कितना चेंज आ रहा है कि आय में परिवर्तन डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई क्या होता है? चेंज इन इनकम, राइट? तो यहाँ पे क्या दे रखा है? उपभोग में परिवर्तन, चेंज इन कंज्यूमर की आय में परिवर्तन। कंज्यूमर की आय में जो परिवर्तन होगा किसकी वजह से होगा? इनकम, चेंज टू इनकम से भाग करके, अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा? से भाग करके एमपीसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो एमपीसी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूमर टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज टू कंज्यूमर अपॉन, अगर हम इनकम से जो है उसको डिवाइड कर देंगे तो इट इज इक्वल टू एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूमर। तो डेल्टा सी क्या है? उपभोग में परिवर्तन, चेंज टू, राइट, चेंज टू आय में परिवर्तन। वाई किसके लिए है? इनकम के लिए है, और सी किसके लिए है? आपका कंज्यूमर के लिए। क्लियर? एमपीएस, अब व्हाट डू मीन बाय एमपीएस? जैसे यहाँ पे क्या है? ये क्या है आपका? एमपीएस। ये क्या है? एमपीसी। क्लियर?
तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस आपको पता चल गया। y किसके लिए, हमारा इनकम के लिए, c किसके लिए, कंज्यूम, राइट। तो जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको अगर हम डिवाइड में करेंगे कि जितना हमारा चेंज आया अपनी हमारी इनकम में आया है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, MPC, सीमांत बचत प्रवृत्ति, MPS। यहाँ पे S किसके लिए, सेविंग के लिए, बचत, राइट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी किसकी, सेविंग की। तो आय के परिवर्तन, आय में जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है हमारी इनकम के कारण बचत में परिवर्तन, और जो हमारी सेविंग्स में चेंज आ रहे हैं उसके रेशो को, अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS कहते हैं। यह उस बढ़ी हुई आय का वह भाग या अनुपात है, रेशो है, जो बढ़ी हुई आय से बचाई गई है, राइट। जो हमारी इंक्रीज हुई है उससे जो हमने बचाया है वो क्या होता है, हमारी सेविंग। भाई हम पूरे महीने हम जितना, मान लो हमारी इनकम है, मान लो हम उसमें कितना खर्च कर रहे हैं, राइट। अगर हम सारे खर्च करते हैं तो नो सेविंग, अगर हम उसमें से बचत करते हैं तो हमारी ऑब्वियस से बचत है, सेविंग है। तो बचत में परिवर्तन डेल्टा S चेंज टू, किसमें चेंज हो रहा है, हमारा सेविंग में, को आय में परिवर्तन, और जो हमारी इनकम में जो चेंज आ रहा है डेल्टा Y इज फॉर इनकम, से भाग करके अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा MPS। तो MPS क्या होता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, और MPC क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखें कि MPC और MPS, यहां पे हम क्या करते हैं, डेल्टा C को हम डिवाइड करते हैं डेल्टा Y, इनकम से हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे हम सेविंग को जो है किससे डिवाइड करते हैं, डेल्टा Y। जो हमारी इनकम में जो है परिवर्तन आया, चेंज आया है, उससे इसको डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे कंज्यूम जितना हम करें उसको हम इनकम से जो है डिवाइड करेंगे, तो MPC हमें जो है पता चल जाएगा उसके बारे में। सेम में बचत में परिवर्तन, सेविंग, जितना हमारा चेंज आ रहा है सेविंग में, राइट। और डेल्टा, डेल्टा हमेशा याद रखना कि किसके लिए यूज हो रहा है, हमारा चेंज टू, राइट। तो इसको आप लोग जो है कॉपी करें। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, अभी हमें ये जो है MPS और MPC और MPS इकाई के बराबर होता है, दोनों जो है एक इकाई के बराबर होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगर हम दोनों को जो है अगर प्लस करें तो इट इज इक्वल टू 1। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो किसके बराबर होता है, एक इकाई के, 1 यूनिट के बराबर होता है, राइट। तो बहुत सिंपल है, बस समझने की जरूरत है इसको, आप लोग जो है इसको नोट करिए। तो MPC का हम फुल फॉर्म यहाँ लिख लेते हैं, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर। इसी तरह से MPS क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, टू सेव, राइट। तो डेल्टा किसके लिए यूज करते हैं हम, चेंज टू कंज्यूम और चेंज टू सेविंग, और चेंज टू इनकम, चेंज टू इनकम। आप लोग इसको नोट करिए और समझिए, जहां पे नहीं समझ में आया है तो कल आप अपने डाउट्स जो है क्लियर कर लें। MPC और MPS किसके बराबर होता है, 1 इकाई के, 1 यूनिट के, इट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये इनिशियल्स आपको क्लियर होने चाहिए, ये जो इनिशियल्स आर गिवन है ये आपको क्लियर होने चाहिए कि वाई वी यूज डेल्टा, डेल्टा इज यूजफुल, चेंज टू मीन्स परिवर्तन, हिंदी में क्या बोलते हैं परिवर्तन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं चेंज टू, कि अगर हमारी सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, या हमारी इनकम में कितना चेंज आ रहा है, या हमारे कंज्यूम में कितना चेंज आ रहा है, राइट।
तो उसके हिसाब से हम एमपीएस और एमपीसी को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो ये 4th चैप्टर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको याद करें कि व्हाट इज एमपीएस, डेफिनेशन याद करें, उसके इनिशियल्स को आप याद करें, फुल फॉर्म याद करें एमपीसी का और एमपीएस का। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और जैसे यहाँ पे पूछा है कि इसका और इससे रिलेशन क्या है, तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी जो है आय के परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यह बढ़ी हुई आय का वह भाग है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। और एमपीएस किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एमपीसी अगर निकालने के लिए आएगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं, आगे भी क्वेश्चंस हैं कि एमपीसी कैसे निकालना है। तो आप जितनी इनकम होगी या जितनी इनकम में आपके चेंज आया है पहले वो निकालेंगे, और उसके बाद जो है जितना कंज्यूम कर रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे इनकम से। सिमिलरली जितना चेंज आपके इनकम में आया है, अगर आपकी जितनी सेविंग हो रही है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। Y is used for income, S is used for saving, और C is used for consume. Delta is used for change to, परिवर्तन। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या परिवर्तन है? प्रत्याशित अथवा इच्छित निवेश जो हम अपनी इच्छा से करते हैं वह निवेश है। डेफिनेशन क्या है इसके बच्चों? जो निवेश करता, मतलब जो इसको मतलब निवेश करता मतलब खर्च करता है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अगर मेरा कुछ एम है या मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ उद्देश्य है मेरा की प्राप्ति के लिए आय, इनकम तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। यथार्थ अथवा वास्तविक निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में करते हैं। उदाहरण यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 200 रुपए के, एक जो है उत्पादक है कोई, अपने भंडार में कितना रुपये करता है? 200 रुपये के मूल्य की वस्तुएं जोड़ने की योजना बनाता है। मतलब उसका प्लानिंग है, उसका उद्देश्य है। क्या है उसका उद्देश्य? कि भाई मैंने जो है अपने भंडार में जो है 200 रुपये के मूल्य की जो है गुड्स जो है जोड़ने की योजना बना, अतः उस वर्ष उसका प्रत्याशित निवेश 200 रुपये है। प्रत्याशित में जो अपनी इच्छा से कर रहा है 200 रुपये उसने, किंतु बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण उसकी विक्रय में उस परिणाम से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। अब उसने 200 रुपये इन्वेस्ट करे थे, परंतु सडनली जो है बाजार में क्या हो जाती है? रेट बढ़ जाती, वृद्धि होने के कारण जो है उसकी विक्रय में सेल बेचना, उस परिमाण से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार से 60 रुपये मूल्य की वस्तु बेचनी पड़ती है। अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में कितना बचेंगे? अब उसने खाली 60 रुपये का बेचा, उसकी प्लानिंग क्या थी? 200 रुपये की, 140 रुपये की वृद्धि होती है। इस प्रकार उसका अप्रत्याशित निवेश 200 रुपये है, जबकि उसका यथार्थ निवेश केवल कितना है? 140 रुपये है।
तो उसने प्रत्याशित क्या, मतलब उसकी इच्छा कितनी थी, 200 रुपए की, राइट। और यथार्थ निवेश कितना हुआ उसका, 140 रुपए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल को लिखे आप और डिफरेंस देखें और प्रत्याशित और यथार्थ निवेश में। तो उसकी प्लानिंग थी 200 रुपए खर्च करने की, और किस तरह से जो है यथार्थ निवेश कितना हुआ उसका, 140। 200 रुपए में से उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए, और कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करें। इसमें डिफरेंस क्या है, इनकम और कंज्यूम में। सपोज अगर इनकम जो है, यहां पे करते हैं कि सपोज इनकम क्या है, वाई, कंज्यूम कितना करें, इनकम अगर मान लो 5000 रुपीज है, नेक्स्ट में है 5300, या कंज्यूम हम कर रहे हैं 4000, नेक्स्ट में हमने करा 43, सपोज इट इज 45, इट इज 4300, राइट। अब एमपीसी क्या होता है हमारा, एमपीसी। तो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या परिवर्तन आया है, किसमें, हमारी सी क्या, कंज्यूम में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4300 माइनस 4000 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 5500 माइनस 5000। तो इसका मतलब क्या है, हमारी इक्वेशन क्या है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा चेंज टू कंज्यूम सी अपॉन चेंज इन इनकम। तो इट इज योर 40, कितना हो जाएगा ये बच्चों हमारा, तो डेल्टा सी कितना है आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4300 माइनस 4000, दैट इज योर 300 अपॉन 5500 माइनस 5000, दैट इज योर 500। ये दोनों कट गए, ये कट गए, तो ये कितना हो जाएगा, तो एमपीसी कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 0.3 को जो है हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, 0.06, तो 0.6 आ जाएगा यहाँ पे आपका एमपीसी कितना आ जाएगा, 0.6। तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरह से जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.6 इज योर आंसर। तो इस तरह से जो है कोई भी आपको न्यूमेरिकल आता है तो इस तरह से कर सकते हैं कि इनकम, कंज्यूम, एमपीसी का फॉर्मूला आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ कंज्यूम का कितना हमने डिफरेंस करा, और ये क्या है हमारा, इनकम में कितना डिफरेंस आया, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, एमपीसी। तो एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करके बताया सिंपल सा। तो इस तरह से जो है आप 2 क्वेश्चंस कराए हैं, इन दोनों को जो है घर में जाके आप करें। तो बच्चों अभी हमने इकोनॉमिक्स में देखा कि 2 क्वेश्चंस जो हैं मैंने अभी कराए हैं आपको, और एमपीसी बताया है आपको, एमपीएस बताया है, उसके फॉर्मूले बताए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और एक इजी सा मैंने एक आपको एग्जाम्पल करके बताया है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।